अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान एंड दैट यू गाइस आर हैविंग एन एब्सोल्युटली फैबुलस डे। रमज़ान जो है वो अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है। ईद इज़ लूमिंग क्लोसर एंड क्लोसर एंड आई कैन सी दैट उसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंड ईद प्रेपरेशंस जो हैं वो फुल स्विंग में हो चुकी हैं। एंड शाम के वक्त आपको ज़्यादा नज़र आता है ऑब्वियसली, दुकानें और बाज़ार जो हैं वो लेट नाइट तक खुले होते हैं। इट्स द अदर डे आई पास्ड फ्रॉम अ बाज़ार एंड आई वाज लाइक यार यहाँ पे ऐसे लगा कि कुछ मुफ्त बट रहा है, इतने ज़्यादा लोग थे, इतना रश था। बट आई एम हैप्पी टू सी बिकॉज दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द कंट्री। और हैविंग सेड दैट लोगों का वैसे जनरली अफ्तारी के बाद थोड़ा मूड भी बेहतर हो जाता है। अफ्तारी से पहले हाउएवर मूड जो थोड़ा ऑफ रहता है, गुस्से बहुत जल्दी आते हैं। और आज भी हम इसी बारे में बात करेंगे। हम एंगर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि जनरली आई फील लाइक इज़ अ प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू। आपको उस वक्त पता नहीं चलता है मगर आप बाद में रिग्रेट ज़रूर करते हैं जब आप गुस्से में कुछ आपसे तल्ख अल्फाज निकल जाते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा फिर पछतावा होता है कि यार ये मैंने क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, नहीं कहना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो खैर एनीवेज एंगर मैनेजमेंट के बारे में बात होगी लेटर ऑन इन द शो। बट मैं जल्दी से आज का सवाल आप लोगों के लिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगेन सुपर आसान सवाल है, बच्चा बच्चा इस सवाल का जवाब दे सकता है और सही जवाब देने पे आपको मिलेगा वॉकीज़ शूज़ और बैग्स की जानिब से डिज़ाइनर हैंड बैग या क्लच। आपको डॉलमेन मॉल्स की जानिब से मिलेगा गिफ्ट हैम्पर और स्वेस्टर्न वॉचेस की जानिब से मेन एंड वेमेन वॉचेस भी हैं हमारे पास। तो ज़रूर कॉल करके हमें इस सवाल का जवाब दें। सवाल ये है दोस्तों कि मुझे ये बताएं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी वो गार थी जहाँ पर जाकर मेडिटेट किया करते थे और जहाँ पर उनको चूज़ किया गया प्रॉफिटहुड के लिए। तो पहली वही किस गार में आई थी? बड़ा आसान सा इसका जवाब है। मुझे कॉल करके इस गार का नाम बताइए और मैं आपके घर पे भिजवाऊँगी ज़बरदस्त किस्म के तोहफ़े। हमेशा की तरह ऑब्वियसली मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि हम इकट्ठी करते हैं, तो चलते हैं उनकी जानिब। पहली जो टॉप स्टोरी है वो बेसिकली ये है कि हज जो है वो आने वाला है। ऑब्वियसली जब रमज़ान ख़त्म हो रहा होता है तो बड़ी ईद भी करीब आने लग जाती है। एंड हज जो है इस साल जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कोविड और पेंडेमिक की वजह से बंद हुआ था बहुत अरसे तक, बट अब खुल रहा है। इस साल 80,000 पाकिस्तानी पिलग्रिम्स को हज की सादत जो है वो हासिल होगी। ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। पाकिस्तान का हज और कोटा का जो बेसिकली उन्होंने कोटा अलॉट किया है पाकिस्तान को सऊदी मिनिस्ट्री ने, वो है 81,132 पिलग्रिम्स का। ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स और इंटरफेथ हारमनी ने कहा है। इन्होंने एक मीटिंग करी और उन्होंने बोला कि अगले चंद ही दिन के अंदर ये लोग एप्लीकेशंस जो हैं ये उसकी लेने शुरू हो जाएंगे। मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली जो नई पॉलिसी है हज की 2022 की वो थोड़े ही अरसे में अनाउंस की जाएगी, जिसके अंदर आपको ऑब्वियसली हज के एक्सपेंसेस, एज लिमिट, वैक्सीन्स और बाकी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। जो एप्लीकेशंस हैं वो इंडिविजुअल्स की भी एक्सेप्ट हो रही हैं, ग्रुप्स की भी एक्सेप्ट हो रही हैं और बैलेटिंग के थ्रू हमेशा कुरानदाजी के थ्रू ऑब्वियसली डिसाइड की जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है पब्लिक और प्राइवेट हज स्कीम्स के अंदर उसका रेशो है 60-40, यानी कि पब्लिक जो है वो 60% और 40% जो है वो प्राइवेट होंगे। मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना ये है, जो कि बाय द वे मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं रिलीजियस अफेयर्स के और इंटरफेथ हारमनी के, कि बेस्ट अरेंजमेंट्स जो हैं वो जल्द अज जल्द फराहम की जाएंगी। उन्होंने डायरेक्ट किया है टू ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो कि हज के साथ डील करते हैं कि जल्दी से जल्दी पिलग्रिम्स के लिए बेहतर से बेहतर प्रेपरेशंस जो हैं और अरेंजमेंट्स जो हैं वो कर दी जाएँ। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि कराची शहर से है। बड़ी मज़ेदार ख़बर है। हम लोगों को सबको ये पता है कि बेसिकली इत्तिकाफ़ के लिए बहुत सारे
लोग बैठते हैं, रमज़ान के आखिरी अशरे में जनरली बैठते हैं, और हेडकोार्टर्स जो हैं दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना, वो इस दफ़ा सबसे बड़ा इत्तकाफ़ पाकिस्तान का होस्ट कर रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा मुसलमान लोग इत्तकाफ़ के लिए कराची के फैज़ान मदीना में बैठेंगे, और ये इस साल का पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तकाफ़ का सिलसिला होगा। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि सऊदी अरेबिया से है। सऊदी अरेबिया ने हम जिस तरह जानते हैं कि वहाँ से जब भी कोई हज करके उम्रा करके आता है तो हमेशा हमें डेट्स भी मिलती हैं विद अमंगस्ट वेरियस अदर थिंग्स, बट डेट्स आर अ वेरी पॉपुलर एक्सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। दुनिया की 70% डेट्स जो हैं उसकी प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया में होती है, और इस साल सऊदी अरेबिया ने 100 टन का तोहफ़ा दिया खजूरों का पाकिस्तान को। ये जो एनवॉय हैं सऊदी के, उन्होंने ये तोहफ़ा दिया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को, और ये ऑब्वियसली इट्स फ्रॉम किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, और जो सऊदी एम्बेसडर हैं नवाफ बिन सईद अल मल्की, उन्होंने ये तोहफ़ा जो है ये दिया इस्लामाबाद में। इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू रखेंगे, जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह हम लोगों की कोशिश रही है इस पूरे रमज़ान के आप लोगों को उन लोगों से मिलवाएं जो कि सोसाइटी के अंदर, वो उन इदारों से मिलवाएं, लोगों से मिलवाएं जो कि सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जद्दोजहद के अंदर हम लोगों का मुल्क को, हम लोगों की कम्युनिटी को बेहतर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। चलते हैं अपने सेगमेंट फ़र्क पड़ता है कि लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर आसिम यूसुफ ने। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं एट द शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप आई होप के बहुत अच्छे हैं और रमज़ान जो है वो अच्छा गुजर रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि शौकत खानम जो है इज़ ऑब्वियसली द प्रीमियर कैंसर हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, एंड मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों की मदद होती है, मगर आप मुझे ये बताएं कि सालाना कितने मरीज़ों का शौकत खानम में मुफ्त इलाज होता है? जी थैंक यू। इस वक्त जी हमारे 2 हस्पताल हैं, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल लाहौर एंड पेशावर। इन दोनों हस्पतालों में मिला के हमने पिछले साल 12,000 से ज़ायद नए कैंसर पेशेंट्स एक्सेप्ट किए थे फॉर ट्रीटमेंट, और 35,000 के करीब ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी एक्टिव ट्रीटमेंट हो चुकी होती है, पर वो 5 या 10 साल के लिए फॉलो अप पे होते हैं। उनके भी एक्टिवली रिव्यू करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं और टेस्ट्स होते हैं। तमाम मरीज़ों में से तकरीबन 75% से ज़ायद हर साल मरीज़ जो हैं उनका कम्प्लीटली फ्री कैंसर का इलाज किया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बहुत एक अच्छी बात है। डॉक्टर आसिम मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे एक अंदाज़ा, एक बॉल पार्क फिगर लूँ कि एक मरीज़ के पीछे, उसके इलाज के पीछे कितना एक ख़र्चा होता है, कितना एक्सपेंसिव होता है ये ट्रीटमेंट? ये काफ़ी वेरिएबल है, क्योंकि जैसे आप जानती हैं कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किस जगह का कैंसर है, किस तरह का इलाज होगा, कौन सी स्टेज पे पेशेंट आए हैं। अगर हम सबसे जो कॉमन कैंसर है हमारे अस्पताल में उसकी बात करें, ख़वातीन में जो छाती का कैंसर है वो तकरीबन 50% हमारे मरीज़ ऐसे होते हैं। उस पर इब्तदाई तौर पे जब ट्रीटमेंट हम पहली दफ़ा करते हैं किसी का, तो वो 12 लाख इस वक्त एवरेज कॉस्ट है टोटल ट्रीटमेंट की। अगर हम खून के कैंसर की बात करें, जो अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, जो लंबा भी इलाज है ज़्यादा, ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, वो अप टू 3 साल लगते हैं उसका इलाज होते हुए, उसमें 30 लाख तक भी खर्चा हो सकता है। और अगर उनमें से कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, वो भी हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, उनमें टोटल खर्चा 50 लाख तक भी हो सकता है एक मरीज़ पे। ये तो मतलब काफ़ी एक हेफ्टी किस्म का अमाउंट है पर पेशेंट, एंड देन आपने बोला कि आप इतने सारे पेशेंट्स का इलाज करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि शौकत खानम शौकत खानम को कितने फंड्स चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रीट ऑल इट्स पेशेंट्स, और अपने बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स करने के लिए, जितने भी आप लोग इतने सारे रिसर्च भी कर रहे हैं, साथ साथ ट्रीटमेंट्स भी कर रहे हैं, क्या कितना एक बजट जो है आपको ज़रूरत होगा?
अभी तक हम 1994 में हमारा लाहौर का हॉस्पिटल खुला था, अभी तक हम 66 अरब रुपए खर्च चुके हैं इन प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट मुस्तहक मरीज़ों के लिए, कैंसर के लिए। इस साल का जो हमारा बजट है वो 28 अरब रुपए है। इसमें से 8 अरब रुपए तकरीबन हम अपने हॉस्पिटल रेवेन्यू से कलेक्ट करते हैं। ये आता है प्राइमरली जो हमारे मुल्क भर में लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर का नेटवर्क है, उसमें कोई भी शख्स जाके अपने लैब टेस्ट पेमेंट के बेसिस पे करवा सकते हैं। आला मेयार का उनको टेस्ट रिपोर्ट मिलती है और उसके जो मुनाफा होता है वो उससे वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं मुस्तहक मरीज़ों के इलाज में। इसके अलावा इस साल हमारा बजट है कि 6 अरब रुपए हमने ज़कात इकट्ठी करनी है इंशाल्लाह। 6 ही अरब रुपए और नॉन ज़कात डोनेशंस जो बाकी अतियात और सदका लोग साल भर हमें देते हैं वो है। और फिर 8 अरब रुपए हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जो कि आई एम श्योर आपके व्यूअर्स को बहुत इंटरेस्ट होगा। कराची में हम अपना तीसरा और मुल्क का सबसे बड़ा टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं DHA सिटी में। उसके लिए इस साल का जो हमारा स्पेसिफिकली टारगेट है फंड रेजिंग का वो 8 अरब रुपए अलग से है। इस तरह ये टोटल बजट हमारा इस साल 28 अरब रुपए का है। हम लोग जानेंगे डॉक्टर आसिम से कि किस तरह ये फ़ंड्स जो हैं इनको कलेक्ट करने में हम लोग किस तरह शौकत खानम की मदद कर सकते हैं, और कराची में जो हॉस्पिटल बन रहा है इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स जानेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से डॉक्टर आसिम यूसुफ बैठे हुए हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं एट द शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। बातचीत हो रही है, शौकत खानम एक नई फैसिलिटी बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं कराची के अंदर। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि कितनी मरीज़ों का इलाज इस हस्पताल में हो सकेगा और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मुहैया होंगी? जैसे आपने कहा, हमारे एग्जिस्टिंग 2 हॉस्पिटल्स लाहौर पेशावर में भी हॉस्पिटल्स हैं और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल बन रहा है कैंसर के लिए। टर्शरी केयर से मतलब कि इसमें तमाम तशखीस के फैसिलिटीज़, आलात और एक्सपर्ट्स होंगे। तमाम जो कैंसर के इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, कीमोथेरेपी, दवाइयों से या बिजली की शुआओं से, रेडिएशन से या सर्जरी, जराही से, वो भी सारे शामिल होंगे इसमें। और जब एंड ऑफ लाइफ केयर होती है, जब कैंसर का और इलाज मुमकिन नहीं होता, बीमारी बढ़ जाती है, तो फिर मरीज के अलामात क्रिएट किए जाते हैं, उसकी भी फैसिलिटीज इसमें शामिल होंगी। तो ये लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज में। लाहौर 500,000 स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्टेड है, ये 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट पे होगा। इसमें तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम इंस्टॉल करेंगे, पेट CT स्कैनर्स, HMR स्कैनर जो पाकिस्तान में इंशाल्लाह पहला होगा, वो इसमें। सही, ज़बरदस्त। आई एम पर्सनली जिस तरह डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताया कि कोशिश ये हो रही है कि अतियात और ज़कात जो हैं वो जमा की जाएं, और शौकत खानम का इस साल का सालाना बजट 28 अरब रुपए है। तो हम लोग जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें, बिकॉज़ 75% यहाँ पर जितने भी मरीज़ आते हैं उनका इलाज जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और अब ये कराची के अंदर, पेशावर और लाहौर में तो हॉस्पिटल एग्जिस्ट करते हैं, बट अब कराची के अंदर भी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा, हम सब लोग जानते हैं शहर है विद ह्यूज पॉपुलेशन, यहाँ पर भी अस्पताल बनने को जा रहा है। तो इसकी तामीर में और इसकी जितनी भी इसकी सब कुछ हो रहा है, इसके अंदर अगर आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकें तो आप लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। डॉक्टर आसिम मुझे ये बताएंगे, अच्छा डॉक्टर आसिम जो हैं उनसे हम ये जानेंगे कि किस तरह हम लोग अपने ज़कात और अतियात जो हैं शौकत खानम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल मदद कर सकें इस अमेजिंग किस्म के वेंचर के लिए, वो करनी चाहिए। बिकॉज़ शॉकिंगली, जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हमारे मुल्क में कैंसर के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं, स्पेशली ख़वातीन में छाती का कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और बहुत बिकॉज़ हम लोग बात नहीं करते तो बहुत दिनों तक ये अनडायग्नोज जाता है, हालांकि ये एक उन कैंसर्स के अंदर शुमार है जो कि 100% कम्प्लीटली क्योरेबल है। आप इसका अगर वक्ती
टाइमली इसका डायग्नोस हो जाए और इलाज हो जाए तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली आप क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे कि अगर कोई फैमिली या कोई इंडिविजुअल्स डोनेट करना चाहते हैं अपनी ज़कात और अतियात तो वो किस तरह दें? जी शुक्रिया। बहुत सारे तरीके हैं जी। ऑनलाइन अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं www.shaukatkhanum.org.pk तो आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। ऑनलाइन जो बैंकिंग एप्स हैं आप उनके ज़रिए पे कर सकते हैं डायरेक्टली टू शौकत खानम। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो जो नए रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए समाजी खिदमत का उनका पोर्टल है, वहाँ से डायरेक्टली शौकत खानम को डोनेट कर सकते हैं। अगर आप 0800-11-555 पे फ़ोन करें या 03,666-636 पे व्हाट्सएप करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके घर से आके आपकी कैश या चेक कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क भर में जितने बैंक्स हैं हमारे, सब में हमारे अकाउंट्स हैं, वहाँ पे डायरेक्टली आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं शौकत खानम के लिए। एंड सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट तरीका है 7770 पे अगर आप एक ब्लैंक SMS भेजें कभी भी तो आप 20 रुपये शौकत खानम को डोनेट कर सकते हैं। तो नाजरीन ये इतने सारे तरीके हैं जिससे आप इस वर्दी कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आपने जिस तरह बोला कि 75% जो पेशेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किए जाते हैं, 25% पेशेंट्स जो कि पे कर रहे हैं, क्या उनके इलाज में और उनकी ट्रीटमेंट में और फ्री जो पेशेंट्स जिनका इलाज हो रहा है उसमें कोई फ़र्क होता है? नहीं जी, हमारा जो को प्रिंसिपल्स हैं वो क्वालिटी और इक्वालिटी हैं। हम क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तमाम मरीज़ों को और इक्वालिटी, सारी फैसिलिटीज़ एक जैसी होती हैं, चाहे वो टेस्ट्स हों, दवाइयाँ जो मिल रही हैं, जो डॉक्टर्स देखते हैं, जिन कमरों में मरीज़ दाखिल होते हैं, जो खाना मिलता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता। एंड इनफैक्ट डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं उनको पता नहीं होता कि कौन सा पेशेंट पे कर रहा है खुद और कौन सा पेशेंट है जो इसके लिए किसी और ने पे किया है। सो इसमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं किया जाता, टोटल इक्वालिटी है हर सर्विस में। दैट्स वंडरफुल। और रमज़ान के महीने में आई एम श्योर थ्रू आउट द ईयर आप लोगों के पास ज़कात के फ़ंड्स जो हैं वो आई एम श्योर बहुत सारे आते होंगे, बहुत एक बड़ा चंक आता होगा। मुझे सर ये बताएं कि किस तरह आप लोग गारंटी करते हैं कि आपके किसी के भी ज़कात के फ़ंड्स करेक्ट जगह पे दुरुस्त तरीके से, बिकॉज उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इस्तेमाल हो रहे हैं। जी, हमने हमेशा ज़कात को एक सीक्रेट ट्रस्ट के तौर पे व्यू किया है और हमेशा उसकी जो कलेक्शन, मैनेजमेंट और डिसबर्समेंट या जिस तरह खर्ची जाती है उसको इस्लामिक प्रिंसिपल्स और कवानीन के मुताबिक हैंडल किया है। इस साल के शुरू में हमने पाकिस्तान का जो लीडिंग इस्लामिक बैंक है उनको रिक्वेस्ट की कि हमारे वो इंडिपेंडेंटली आके तो हमारे ज़कात प्रोसेसेस सारे जो हैं उनको ऑडिट करें, चेक करें। और उसके बाद हमने इस साल इस्लामिक स्कॉलर हैं एक, जिन्होंने हमें शरिया कंप्लायंस का सर्टिफिकेट भी दिया है टू शो कि हमारे सारे जो प्रोसेसेस हैं वो कम्प्लीटली कंप्लायंट हैं शरिया के मुताबिक। ज़कात जो है वो सिर्फ हम डायरेक्ट पेशेंट केयर पे ख़र्चते हैं, जिस साल में जमा की जाती है उसी साल में तमाम खर्ची जाती है, वो इन्वेस्ट नहीं होती और ना ही उससे कंस्ट्रक्शन या तामीर के या और कोई इस तरह के काम किए जाते हैं। पिछले साल हमने 5.1 अरब रुपए ज़कात इकट्ठे की थी और टोटल जो ख़र्चा किया था मुस्तहिक मरीज़ों के फ्री इलाज पे वो 7 अरब रुपए था 2021 में। सो ये भी दिखाता है कि जितनी हम ज़कात इकट्ठी करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ज़कात पूरी की पूरी जिस साल में कलेक्ट की जाती है इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी उसी साल में खर्ची जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम आपका आने का। जाते जाते आप नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, हमारा मैसेज हमेशा की तरह और आपके हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप हम बार बार हमें इनवाइट करती हैं अपनी प्रोग्राम पे भी। हर साल पाकिस्तानी कौम हमें पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात देते हैं क्योंकि उनको यकीन है कि शौकत खानम में उनकी ज़कात अतियात जो भी वो देते हैं सही जगह पे लगती है। इसी की वजह से हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहिक मरीज़ों का फ्री कैंसर का इलाज कर सकते हैं। इस साल भी हम आपको अपील करते हैं कि आप दिल खोल के हमें अपनी ज़कात भी दें ताकि मुस्तहिक मरीज़ों का इलाज हो सके, और नॉन ज़कात जो बाकी अतियात और डोनेशंस हैं वो भी आप दिल खोल के दें ताकि हम लाहौर और पेशावर के हॉस्पिटल्स को एक्सपैंड कर सकें। एंड कराची में जो तीसरा और सबसे बड़ा पाकिस्तान का कैंसर अस्पताल बन रहा है जो दिसंबर 2023 में खुलेगा इंशाल्लाह, उसकी भी तामीर और इक्विपमेंट ख़रीदने के हमारी मदद करें। शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम आपका आने का। मैं भी नाजरीन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एनी कंट्रीब्यूशन बिग और स्मॉल will go towards building a better future for our nation, and it will make you feel very very good about yourself. So please do contribute to worthy causes like the Shaukat Khanum. इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरा आज का सवाल मैं जल्दी से दोहराना चाहती हूँ, वो कौन सी गार थी जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अक्सर मेडिटेट किया करते थे? सही जवाब देने पे ज़बरदस्त किस्म के तोहफे हैं, तो ज़रूर कॉल करके मुझे इस सवाल का सही जवाब दें। बहुत ही आसान सवाल है। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मज़े के खाने बनने वाले हैं मेरे सेट पे, ईजी पीजी रेसिपीज़ होंगी आप लोगों के लिए, तो मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको अपने अगले मेहमान से। चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अली शिगरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। मैं सब लोगों को यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि शेफ़ ने अभी हाल ही में शादी करी है, तो मैं इनकी बेगम को फॉर्मली अस्सलाम वालेकुम करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खदीजा। अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई, बट आई होप कि जल्द ही हो सके। आप मेरे घर ज़रूर आइएगा, तो मुबारक हो आपको भी। खैर मुबारक। थैंक यू। आप दोनों को बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। आज क्या बना रहे हैं शेफ़? आज मैं तुर्किश चिकन बना रहा हूँ। टर्किश चिकन, आजकल बड़ी टर्किश रेसिपीज चल रही है ना, फेसबुक पे बड़ी वायरल होती हैं, मशहूर होती हैं। क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर लोग ट्राई ही टर्किश के ऊपर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो मसालेदार, हवा जो धुएंदार, आग निकलता हुआ, इस तरह के तरीके से वो बनाते हैं। तो क्या आसान है ये रेसिपी? जी बिल्कुल क्विक है, बहुत आसान तरीका है। और मैंने ज़्यादातर मेरी अपनी जो कोशिश होती है वो क्या कोई पैन पे बन जाए, या फिर कोई जो है घर के जैसे स्टॉक्स होते हैं, जो सामान होते हैं, उसी से तैयार हो जाने का। तो आज हम इसको पैन पे बनाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं, अपने अपने तरीके के साथ बनाते हैं। तुर्की में भी एक अगर चिकन बनता है तो वो 1000 तरीके से बनते हैं। ऑफ कोर्स, जिस तरह हर किसी की रेसिपी कढ़ाई की मैं ज़्यादा कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग के उससे सेट से ज़्यादातर लोगों को घर में ईजीली काम हो जाए। अच्छा, बहुत आसान रेसिपी है। हम लोग इस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शेफ़ अली शिगरी हैं। ज़बरदस्त किस्म की टर्किश चिकन की रेसिपी हम लोग सीखने लगे हैं। जी शेफ़। जी बिल्कुल, मैं आपको पहले बताता चलूँ। यहाँ पे चिकन हमने ले लिया है, चेरी टमाटर ले लिया, ऑलिव्स हैं हमारे पास, हनी है, एप्पल साइडर विनीगर एंड पार्सले, गार्लिक चॉप एंड थाई चिली। ठीक है। और बटर, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स और हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। ऑलराइट। सबसे पहले हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। ठीक है, फेयर क्वांटिटी, सही है। तकरीबन 2-2.5 टेबल स्पून है। सही है। और हम इसके अंदर सबसे पहले जो फ्लेम बढ़ा दें। फ्लेम बढ़ा रहे हैं? जी फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दें। सही है। और ये गार्लिक डाल दें। ठीक है, मैं आपकी हल्का सा असिस्टेंट बन जाती हूँ, नीचे रखना शुरू कर जी। गार्लिक को हल्का सा सौटे करेंगे, इसके अंदर मिला देना। सोटे तो ये चिकन डलेगा और चिकन के साथ ही चिकन डल गया। ओके ठीक है। चिकन मैरिनेट किस तरह हुआ है? ये मैरिनेट रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, बस दैट्स वो मिला है। अच्छा बस, और कुछ नहीं? और कुछ भी नहीं। ठीक है, सही है। चिकन बन जाए, बहुत इजी है। और इसकी जो चिकन की जो है वो टेंडर जो होती है, जो चिकन ब्रेस्ट के अंदर से जो निकलता है, जो एक लंबे निकलते हैं जी, वो हैं। और इसमें दूसरे जो चिकन ब्रेस्ट में भी थोड़ा जायका कम होता है, इसमें फिर भी जायका होता है। अच्छा, अगर थाइस के साथ बनाएं, बोनलेस थाइस के साथ? जी, फिर टेस्ट तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर वो थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा नहीं लगता। मगर लुक के लिए भी थोड़ा सा हर चीज़ का देखना होता है, थोड़ा लुक भी अच्छा हो, खाने में भी मज़ेदार हो। ज़्यादातर लोग जो देखते हैं ना, वो
लुक देखते हैं। पहले आंखें देखती है तो फिर वो दिल, इस तरह का सीन है। सही है। ये हम इसके साथ साथ इसके अंदर ऑलिव्स ऐड करेंगे। अच्छा, ये ग्रीन ऑलिव्स भी हैं, ब्लैक ऑलिव्स भी हैं। जी। ठीक है। और ये ऑलिव्स वैसे भी आपको पता है माशाल्लाह से, आप खुद भी शेफ हैं, तो ये सही है। बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह ऐसी क्विक रेसिपी लेंगे कि पता चले कि आपके सार्फिन को कि बहुत ठीक है। मज़ेदार तरीके से। ये हमारा थाई रेड चिली। थाई रेड चिली। सही है। मैं यहाँ से एक्स्ट्रा सामान को जो है वो गायब करना शुरू कर देती हूँ। और हम डालेंगे इसमें चेरी टमाटो। वाह, आप देख रहे हैं इसका लुक इतना प्यारा हो रहा है। ब्यूटीफुल लाल, मतलब कलरफुल, बहुत वाइब्रेंट से कलर्स हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हम बटर इसलिए डालेंगे, फ्लेवर। जी, फ्लेवर के लिए। ओके। बेसिकली आप पूरे बटर में भी बना सकते हैं या ऑलिव ऑयल में, दोनों मर्जी है। मुफीद है, मगर मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑलिव ऑयल में बनाएं। जी। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट टू टेस्ट, बिल्कुल हाफ टी स्पून के करीब। ठीक है। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर आप जितना चाहें डालें, जितना मज़ा जिसको ज़्यादा जी। पसंद है वो ज़्यादा डाल लें। ठीक है। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे डॉन मिस्ट में मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि कमर्शियली जो चीज़ें हैं ना उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। कमर्शियली जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही होती है, और घर पे बनाने का तरीका भी होता है कमर्शियल तरीके से। ज़बरदस्त। तो ये हमारा चिकन तकरीबन तैयार है। ऐसा कर दूँ चूल्हा? जी, थोड़ा सा स्लो कर दो। सही अच्छा, है। इसके अंदर एक और हल्का सा एप्पल साइडर, जो इसके अंदर जो स्मेल होती है या कोई ऐसा वो होता है वो हट जाएगा। ठीक है। और ये आपका आ गया दूसरा हनी। हनी। हनी इसको स्वीटनेस देगा, स्वीट एंड सावर ये सब चीज़ें मिल जाएगी। बहुत मज़ेदार किस्म का तुर्किश चिकन है। सही, ज़बरदस्त। जो हनी जो है इसको ले जाके थिकनेस भी बना देती है, इसके अंदर थिकनेस पैदा हो जाती है। ये पार्सले मारेंगे हम ग्रीन। उफ, क्या कलर्स आ रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के। आप लोग पैन में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि व्हाट ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर्स, रेड, ग्रीन। जी, रेडी? ये बिल्कुल रेडी हो गया। ऑलराइट। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है। और ये हो रहा है नाज़रीन डिश आउट। ज़बरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, जाहिदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी जाहिदा? जी, गारे हिरा। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने का। आपने रेसिपी देखी? जी, रेसिपी देखिए, बहुत ज़बरदस्त लगी, मगर थोड़ी सी ना मिस हुई है, तो ज़रा रिपीट भी करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल। अच्छा, ऑलिव तो मेरे पास ग्रीन रखे हुए, तो इसमें ब्लैक भी डालें तो ज़रूरी है या एक ही ऑप्शन चलेगा? जी जी, ग्रीन भी डालें आप, ब्लैक अगर डालें, नहीं जैसे है भी तो डालें, कोई वो इशू नहीं। पूछ रही, ब्लैक अगर नहीं है चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। दोनों वो होता है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा इसका माइनर सा टेस्ट का वो होता है, मगर बहुत और माइनर। बिल्कुल माइनर सा होता है, डाल और लें। कलर का फ़र्क होता है। आप बिल्कुल डाल सकती हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच जायदा आपका कॉल करने का। शेफ़, आप अगली रेसिपी की तरफ, मेरे ये ब्रेड इन्होंने साथ इसके सर्व कर दी है। जो ब्रेड हमारे पास मज़ेदार किस्म की ब्रेड है यहाँ पर, एज यू कैन सी। ज़बरदस्त रेसिपी है। अगली रेसिपी की जानिब चलते हैं जो कि ओरियो मिल्क शेक है। जी बिल्कुल। तो बनाते हैं। जी बिल्कुल, स्टार्ट करें इंशाल्लाह। शेफ़। इसके अंदर क्या क्या इसका इंग्रेडिएंट्स बड़ा इजी तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों को देखेंगे। और ये घर पे तकरीबन कुछ लोग बनाते हैं, सिर्फ वे दूसरा होता है, और हम ठीक है। अच्छा राइट वे पे इनको इंशाल्लाह बताएंगे कि ठीक किस है। तरीके से होता है। सही। ये हमारे पास वनीला आइसक्रीम है। ठीक है। वनीला आइसक्रीम इसके अंदर जग के अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 स्कूप। ठीक है। 3 स्कूप ये वनीला आइसक्रीम है। और ये हमारे पास बिस्किट्स हैं, है। बिस्किट को थोड़े तोड़ के हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। सही। और मैं जो यूज़ करता हूँ वो ऑल पर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ऑल पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त। बहुत अच्छा है, और नेचुरल चीज़ें
Absolutely. पाउडर या कोई दूसरे उससे नहीं मिला होता। ये तकरीबन ऑलपर्स जो है ग़िज़ाइयत का तोहफ़ा है। ये 28 टेस्ट से और UHT ट्रीटेड दूध है जो कि प्रिजर्वेटिव से बिल्कुल पाक है। इसके अंदर जितने भी काउज़ और बफलो से ये दूध आता है वो बिल्कुल भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, काउज़ और बफलोज़ का, ताकि आप तक जो दूध पहुँचे और फराहम हो वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, उसके अंदर कोई भी ऐसे प्रिजर्वेटिव्स और ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स ना हो जो कि सेहत के लिए मुज़िर हों, बल्कि इन फैक्ट बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर ये होता है। आप लोग कोशिश ये कीजिए कि अपनी हर सुबह को ऑलपर्स सुबह मनाएं ताकि आपकी हैप्पी सुबह गुजरें। और इस रमज़ान भी ऑलपर्स का आप कोशिश करें कि आपको ऑलपर्स दूध ही मिले। हाइजीनिक है और टेट्रा पैक के अंदर होता है ताकि आप तक और आपकी फैमिली तक ज़बरदस्त किस्म का फुल ऑफ गुडनेस मिल्क पहुँचे। वाह, अच्छा जी। और ये शेफ़ इसको गार्निश कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का मैक्रून भी लग चुका है और चॉकलेट कुकी डस्टिंग हो रही है। शेफ़ अगर आप जल्दी से रिपीट कर दें टर्किश चिकन की रेसिपी एक दफ़ा फिर, ताकि जाहिदा की रिक्वेस्ट थी तो वो भी पूरी हो जाए। जी बिल्कुल। इसके अंदर हमने चेरी टमाटो डाले हैं, ऑलिव ऑयल लें और बटर है। आप बेहतर ये है कि ऑलिव ऑयल ले लें। और दूसरा जो इसके अंदर हमने डाला पार्सले, और सबसे जो अहम जो पाकिस्तानियों के लिए जो चीज़ है इसके अंदर हमने डाली थाई चिली। थाई चिली ये होता है कि स्पाइस बढ़ा देता है, तो आपको पाकिस्तानियों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। बेसिकली थाई चिली ज़्यादातर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो नुकसानदेह नहीं। हाँ। बाकी आप ज़्यादातर दूसरे जो पाउडर्स वाले अगर इस्तेमाल करें वो ज़्यादा नुकसानदेह भी होती है। स्पाइस के लिए आप ख़ास तौर पे कोई ऐसी ग्रीन चिली या कोई इस तरह की इस्तेमाल करें जो आपके मैदे को ख़राब ना करे और कोई दूसरा। ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत आसान रेसिपी है। आई होप कि आप लोग घर पर इसको फॉलो कर लें। रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इस रेसिपी कार्ड को। और आप लोगों के लिए ये रेसिपी जो है हम लोगों ने बनाई है। और मिल्क शेक की रेसिपी भी सुपर डुपर इजी थी। आज शेफ़ ने आप लोगों को बताया कि मिल्क शेक एक्चुअली जो रेस्टोरेंट क्वालिटी का होता है वो आइसक्रीम से बनता है, तो उसका ट्रिक आइसक्रीम होता है। थैंक यू सो मच अली आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जाते थे मैसेज देना चाहेंगे जल्दी से? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि इस माह रमज़ान लोग जितने भी हैं वो अभी 27 की शब आने वाली है, दुआएँ करें, हमारे लिए भी करें और अपने लिए भी करें और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। बात हो रही है आज एंगर मैनेजमेंट के बारे में, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक छोटी सी ब्रेक, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं और बात हो रही है आज गुस्से पर काबू रखने की अहमियत के ऊपर। तो चलते हैं अपने सेगमेंट दीन और दुनिया की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अल्लामा मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस्लाम गुस्से के बारे में क्या कहता है? और रमज़ान में जिस तरह आप आई एम श्योर मौलाना साहब आप भी जानते ही होंगे कि इतना ज़्यादा लोगों को गुस्सा आता है और बहुत ही मतलब एक आम किस्म की दिन के मतलब एवरीवन काइंड ऑफ लाइक अब पता होता है कि रमज़ान है और लोग अक्सर बोलते थे रोज़ा लग रहा है। ये भी मुझे बहुत बुरा लगता है लोगों का ये कहना। तो आप मुझे ये बताइए कि गुस्से के बारे में मतलब क्या इस्लाम का स्टैंड है? बहुत अच्छा सवाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तौर पर इसके बारे में फ़रमाया और उसका फिर इलाज भी बयान फरमाया और बहुत अहसन अंदाज से फरमाया। अल्लाह फरमा रहा है वल काज़िमीनल गैज़ा के कैटेगरीज़ बना दी और इंसान की सिफ़त को बयान फरमाया कि ईमान वालों की या नेक लोगों की सिफ़त क्या है कि जब उन्हें गुस्सा आता है वल काज़िमीनल गैज़ा वो गुस्से को पी जाते हैं। सिर्फ पीते ही नहीं है, वलाफ़ीना अनिन नास, पीना ही नहीं होता बल्कि माफ़ भी कर देते, दरगुज़र कर देते। फिर उसके बाद फरमाया फिर दरगुज़र ही नहीं करते, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन,
माफ़ करने वाले के साथ एहसान भी करते हैं। ये कैटेगरीज हो गई और ये खुसूसियात हो गई उस शख्स की जो कि गुस्से पे काबू पाकर उस मुकाम पर पहुंच जाता है कि वो सिर्फ गुस्सा नहीं पीता, वो माफ़ भी करता है, फिर वो उसके साथ एहसान भी करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि जब किसी इंसान को गुस्सा आए तो उन्होंने फरमाया फस्कुत, कि तुम खामोश हो जाओ। हम क्या करते हैं, वो गुस्सा आता तो शायद काउंटर स्ट्राइक, बिल्कुल उसको डायरेक्ट उसका जवाब देना, अगर वो थोड़ा सा लाउड है तो आप बोलते हैं तुम क्या, मैं तुमसे ज़्यादा लाउड हो जाता हूँ। तो इसमें बेसिकली होता ही है कि दोनों जब रुक नहीं रहे होते और आपस के ताल्लुकात ख़राब तब होते हैं कि एक भी शख्स जो है वो नरम नहीं होता, दोनों गर्म होते हैं। तो जैसे कहते हैं कि अगर आप गर्म लोहे को पकड़ेंगे तो लोहे को नुकसान नहीं होगा, आपका हाथ जलेगा। इसी तरीके से जब इंसान गुस्से में हो तो अगर आप भी गुस्सा दिखाएंगे, उसका तो नुकसान होगा ही, लेकिन साथ आपका भी नुकसान होगा। तो कोशिश कीजिए कि इसका हल क्या है। हुजूर ने बड़े प्यारे तरीके से फरमा दिया। हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुम खड़े हो तो क्या करो, फलयजलिस, तुम बैठ जाओ। अगर तुम बैठे हो फिर भी गुस्सा आ रहा है तो तुम लेट जाओ। तो ये आम तौर पे गुस्से की जो मामलात हैं ये ऐसा होता है। लेकिन असल में गुस्सा एक फितरी तकाज़ा भी है कि इंसान के अंदर कुछ कैफियत ऐसी होती हैं कि जहाँ गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन उस गुस्से पे काबू कैसे पाएँ और इसका इलाज क्या है। इससे पहले चंद मैं आपको हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ कि हम कैसे गुस्से को देखें कि हमारे इस्लाफ ने गुस्से को कैसे काबू पाया और कैसे ज़िंदगी गुजारी। आपने इमाम हुसैन का नाम सुना होगा। बिल्कुल। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके साथ 72 तन थे, यानी 72 अफराद थे जिन्होंने कुर्बानी दी। उनमें से एक शख्स बचा था जिनका नाम था, आपके बेटे थे इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला। तो आपने सब मार कर देखा कि मेरे वालिद की कैसे उन्हें शहीद किया गया, उनका जो गर्दन मुबारक जो है किस तरह तन से जुदा किया गया, किस तरीके से उनको जो है ये बताया गया कि इस कायनात के अंदर जो सूरत हाल चल रही है वो ऐसी है कि आज जो मामलात हैं कि उन्हें सब मंजर वो देखा था। लेकिन यकीन माने एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो अपने महल में, यानी कि करबला का मार्का हो चुका है, एक साइल आया, सवाल करने वाला, बैगर जिसे कहते हैं, और आकर कहता कि हज़रत मुझे कुछ अता कीजिए। आपने देखा और देख कर एकदम फरमाया अच्छा रुको, बहुत सारा महल ले आए। तो उन्होंने कहा आपने पहचाना नहीं? तो फरमाया मैंने पहचान के ही दिया है। वो शख्स था कि जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया जा रहा था तो उन सफ़ों में था जो कि लोग उनके साथ जुल्म कर रहे थे। तो अगर सोचें किसी के बाप को कत्ल किया जाए और कातिल सामने मौजूद हो तो हमें गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना। या कोई कत्ल भी ना हो, कोई अगर वालिद को या किसी के साथ ना करे, आपका रिश्तेदार हो, आप वो शख्स देखते ही आपको गुस्सा आना चाहिए। लेकिन इनका ज़र्फ देखिए, इन्होंने क्या फरमाया कि और माल अता किया। तो फरमाया आप मुझे पहचाने नहीं? फरमाया पहचान लिया, लेकिन वो तुम्हारा ज़र्फ था, ये हमारा ज़र्फ है। मालूम क्या चला कि आपके अंदर टॉलरेंस, बर्दाश्त ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और जैसे कि आपने एक सवाल किया कि रमज़ान में हम दिखाते हैं, भाई बार बार मत कहो मेरा रोज़ा है ये, तो अल्लाह के रसूल ने तो ये फरमाया है कि अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो रोज़ा आपने किसके लिए रखा है? अल्लाह के लिए रखा है, बंदों के लिए रखा है? अल्लाह के लिए रखा है। तो जब अल्लाह के लिए रखा है तो बंदों को क्या दिखा रहे हैं कि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। हाँ, ये हुक्म ज़रूर है कि अगर गुस्सा आए, ज़ाहिर सी बात है तबीयत जो आपका मिलान होता है ना खाने की वजह से, एक चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ रहा है, तो हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई तुमसे झगड़ा करे और अगर कोई तुमसे कहे कि नहीं तुम मुझसे बातचीत करो कि मैं एक बहस करना चाहता हूँ, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम उससे कहो मैं रोज़े से हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बात कलाम नहीं कर सकता। क्योंकि याद रखिएगा गुस्सा जो है शैतान के हथियार में से एक हथियार है जो इंसान से ऐसे काम करा देता है गुस्से की हालत में जो इंसान नहीं करना चाहता। तो इससे हमें बचना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आपकी याद में बात कर सकूँ तो याद रखिएगा गुस्से के अंदर जी अक्सर इंसान अपने अक़ल को ज़ाइल कर कर ऐसी कैफियत में अपने आप को डाल लेता है कि आप उसको देखेंगे तो लगता ही नहीं कि यार ये वही शख्स है जिससे हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे या जिससे हम कलाम कर रहे थे। तो हमारे अंदर ये किस तरह ख़त्म होगा, इस गुस्से को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं?
तो याद रखिएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हम देखें, एक दफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ग़ुलाम को डांट रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु किसी जायज़ बात पे डांट रहे थे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, देख के फरमाया जिस तरह अबू बकर तुम्हें ग़ुलाम पर कुदरत हासिल है ना, इसी तरह अल्लाह को भी तुम पे कुदरत हासिल है। बात समझ में आई? मिसाल के तौर पे हमारे जो बच्चे हैं, हमें कुदरत हासिल, हम उन्हें डांट सकते हैं। अगर बीवी है, हमें कुदरत हासिल, हम उसे कुछ सुना सकते हैं। तो अगर तुम्हें बीवी पे कुदरत हासिल है तो अल्लाह को भी तुम पर कुदरत हासिल है। अगर वो सुन रही है इसलिए कि तुम शौहर हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि क्या अल्लाह ने उसको ज़ुबान नहीं दी। लेकिन अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी तो याद रखना ऐसा भी होता है कि इंसान कहीं और जगह इस्तेमाल करा तो अल्लाह ताला उसका सिला कहीं और दिखा रहा होता है। एब्सोल्युटली। इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर अल्लामा मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मान साहब बैठे हुए हैं। बात हो रही है एक बहुत ही अहम मौजू के बारे में, जो कि रमज़ान में भी मेरे ख़्याल में जिसका तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए, बट पूरा साल ही रखना चाहिए। और हम बात करें गुस्से के बारे में कि गुस्से की कैफियत के अंदर बहुत सारे ऐसे हमसे फ़ेल हो जाते हैं जो कि बाद में जिसका पछतावा बहुत ज़्यादा होता है इंसान को। उसमें से और फिर जब पछतावा होता है ना, मुझे लगता है कि फिर वो टू लेट हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इर्रिवर्सिबल होती हैं, जो मतलब वो कहते हैं ना मुंह से ज़बान से निकला हुआ तीर टाइप का सीन होता है, वापस तो नहीं आएगा। तो आपके ख्याल में जब गुस्से की हालत में अक्सर हम लोग सुनते हैं कि मियाँ बीवी की तलाक हो गई, मियाँ ने बीवी को तलाक दे दी, तो क्या ये काउंट होती है? देखिए, शरई तौर पर चाहे गुस्से में कोई शख्स कहे या आम हालत में कहे, किसी भी हालत में, मतलब गुस्से में भी कहना क्या या किसी भी हालत में कोई शख्स जो कहेगा तो तलाक तो वाक़ हो जाएगी। शरीयत का हुक्म यही है। तो इस वजह से तो फरमाया कि किस चीज़ से बचा जाए। और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देखिए होता क्या है कि हमारे अंदर एक सिफत आ गई है। गुस्से की 3 कैटेगरीज हैं, जिसको सबसे बेहतर कैटेगरी जो अल्लाह के रसूल को पसंद है वो ये है, या दीन को जो पसंद है, एक गुस्सा जो जल्दी आए और जल्दी चला जाए, ये भी कोई बेहतर नहीं। एक गुस्सा जो जल्दी आए और देर से जाए, ये भी बेहतर नहीं। सबसे बेहतर गुस्सा वो है कि आया देर से और जल्दी चला गया, यानी देर से भी आए और जल्दी चला जाए। इसको अल्लाह उसके रसूल की निगाह में जो गुस्सा है, ये ऐसा गुस्सा है कि उन गुस्सों से ये बेहतर है कि ये आया भी देर से और एक बंदे ने दरगुजर भी कर दिया। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा लोगों की ख़ताओं को, यानी किसी ने उसके साथ बदतमीज़ी की या कोई ऐसा फेल किया, माफ़ करता है तो और जल्दी माफ़ करता है, तो अल्लाह भी उसकी गुनाहों को जल्दी माफ़ फरमा देता है। मालूम क्या चला कि आपके अंदर दरगुजर करने की आदत जब ख़त्म हो जाती है और आप पॉइंट रखते हैं, होता ये कि हम जब दिल में एक चीज़ रख लेते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको निकालना। और अंदर ही अंदर इंसान दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ रहा होता, उस बंदे का खुद ब खुद आप देखेंगे वो अंदर से कुड़ भी रहा होगा, वो जल भी रहा होगा। भाई क्या फ़ायदा, दिल से निकाल दो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि दूसरे शख्स ने तो जो बात करनी थी वो कर दी। एक वाक़या आपको समझाता हूँ। ये एक ऐसी बात है उर्फ़ आम में, लेकिन ऐसा होता है। अगर हम दूसरे को अपनी जगह रख के सोचें ना, तो बड़े फ़ायदे हो जाएंगे। कि गुस्सा जो आ रहा है आपको किसी शख्स पे, अगर किसी ने गुस्सा किया है, कभी ऐसा भी हो तो आप देखें यार वो जो गुस्सा उसने किया है, आपसे कोई बात की, वो अगर आप उसको अपनी जगह रखें तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर बड़ा वैसे ये इन्होंने बहुत पते की बात की कि दूसरे के पाँव के अंदर वो कहते हैं ना, स्टेप इनटू द अदर पर्सन शूज़, ये ज़रूर करना चाहिए। नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ प्रोफेसर अल्लामा मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं। बात हो रही है एक बड़े अहम मौजू के ऊपर, जो कि है गुस्सा। आप एक हमें वाक़या
रिलेट करने मतलब लगे थे? मैं आज के दौर से एक बात करना चाहता कि इंसान को ना कोशिश करनी चाहिए कि जिस पर गुस्सा है उसको अपनी जगह रख कर देखे ना, तो फिर वो गुस्सा खुद ब खुद ज़ायल हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है। तो एक मिसाल देता हूँ कि एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा, बेचारा हर हफ्ते में एक दावत करता था, तो ससुराल वाले आ जाते थे, तो बीवी को गुस्सा आता था कि भाई ये क्या बात हुई कि तुम हर हफ्ता जो है दावत दे देते हो। तो एक मरतबा कि भाई आज मेरे घर वाले आ रहे हैं, फिर तो तुम ज़रा खाना वाना बना लेना। उन्होंने कहा ठीक है। अब उस बेचारे ने कुछ काम वाम किया नहीं, उसने बोला ठीक है आएंगे तो देख लेंगे। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उस बच्ची के, उस लड़की के खुद के घर वाले थे। अब वो परेशान हो गई कि ये क्या बात कर दी। अब फटाफट उसने सब चीज़ें बनाई। जब बाहर रात में जब घर पे जब शौहर आए नामदा, तो फिर वो गुस्सा हुई कि आपने तो कहा था आपके घर वाले आ रहे हैं और फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो उसने एक जुमला कहा, क्या तुम्हारे घर वाले मेरे घर वाले नहीं। तो बताना ये है कि जब इंसान दूसरे को अपनी जगह रखता है या अपने को दूसरी जगह रखता है तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन सा घूंट जिसका सवाब कायनात में सबसे ज़्यादा है अल्लाह के नज़दीक, तो हुज़ूर ने फरमाया जब इंसान को गुस्सा है और वो उस गुस्से को पी लेता है तो उसका सवाब अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा है तमाम घूंटों यानी तमाम चीज़ों में। तो गुस्सा एक ऐसी अलामत है कि कई मर्तबा इंसान के किरदार को भी बिगाड़ देती और कई मर्तबा इंसान को उसकी यानी कि जो किरदार है ना नज़रों से भी गिरा देती। तो कोशिश की जाए कि ऐसी अलामात से बचा जाए। तो याद रखिएगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। एक आखिरी बात कर देता हूँ। एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर बैठे हैं, तो एक बूढ़ी औरत, सहाबा कराम बैठे हैं, बूढ़ी औरत आकर कहती मोहम्मद मुझे कुछ सवाल तुमसे करना है। तो तपती हुई धूप है, हुजूर ने फरमाया पूछो। फरमाया नहीं, मस्जिद से बाहर आ जाएं। हुजूर मस्जिद से बाहर आते हैं, तपती हुई धूप में बूढ़ी औरत का जवाब दे रहे हैं। उस अल्लाह के रसूल के माथे पे पसीना चमक रहा है, जैसे जैसे कि ना मोतियाँ चमकती हैं, ऐसे पसीना चमक रहा था। तो सहाबा कराम देख रहे थे कि ये जो बुढ़िया है इसके सवालात इतने काबिल नहीं है, बस ऐसी सवालात, और हुजूर मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं। तो हुजूर ने जब जवाब दे दिए तो सहाबा कराम आए, या रसूलल्लाह पूरे मदीने में इस बूढ़ी औरत की कोई बात नहीं सुनता। आका आप मोहब्बत से प्यार से बातें सुन रहे थे, आप गुस्सा भी नहीं फरमा रहे थे। तो हुजूर ने एक बात फरमाई कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मोहम्मद सुना करता है। मकसद कहने का ये है कि हमारे अंदर अल्लाह ने 2 कान दिए और एक ज़ुबान दी। तो माँ है कि सुनने का मादा ज़्यादा रखें, बोलने का कम रखें। क्योंकि ये देखिए ये ज़ुबान है ना, ये कहते हैं तलवार से तेज़ क्यों है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी तमाम लोग अहादीस याद रखें, कायनात में जब सुबह होती है ना तो हाथ पैर हर चीज़ ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं ज़ुबान के आगे, और पता है क्या कहते हैं, ए ज़ुबान अगर तू सीधी रहे तो आज हम सीधे रहेंगे, और अगर आज तू टेढ़ी हो गई तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। मुराद क्या है कि अगर इस ज़ुबान का आपने सही इस्तेमाल किया, गुस्सा ना किया, दरगुजर किया, तो आप देखेंगे किरदार हो, अफकार हो, हाथ पैर, क्योंकि यार पहले हाथ नहीं उठता, ज़ुबान नहीं निकलती, ऐसे ही होता है। तो इसीलिए फरमाया गया कि आप ज़ुबान के इस्तेमाल को बेहतर कीजिए, अखलाक से पेश आइए। क्योंकि अगर आप अखलाक से, कहते हैं ना बड़े से बड़े जंगों को लोग मोहब्बत से जीत लेते हैं, लेकिन अगर आप जज्बात में कोई बात करेंगे तो छोटी छोटी बात भी लोग नहीं मानते। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है कि गुस्से पे कोई काबू पाने की कोई दुआ है जो कि आप तजवीज़ करें जितने भी लोग देख रहे हैं? तो बहुत आसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 अफराद लड़ रहे थे, मैं वो हदीस बयान करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर ये पढ़ लें तो उनका गुस्सा यूँ ज़ायल हो जाएगा। मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ ये तो मेरे कि ख्याल अगर ये पढ़ लें, हुजूर ने फरमाया कि उनका गुस्सा फ़ौरन ज़ायल हो जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आप ये पढ़ते हैं ना, क्योंकि शैतान जब आप गुस्सा करते हैं तो फ़ौरन वार करता है और वो गुस्से को उबाल दे रहा होता है ताकि इंसान और टकराएं। तो आप में से जो भी पहल करेगा ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह, आप देखें खुद ब खुद आपका गुस्सा ठंडा होना शुरू हो जाएगा
और यहाँ तक कि फरमाया कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो पानी पी लिया करो। तो याद है कि शैतान आग से बना, आग, और आग को अगर कोई चीज़ बुझाती है वो पानी है। इसी तरीके से ये शैतान के हथियार में से एक हथियार है। अगर आपको गुस्सा है तो आप पानी पिएंगे, जिस तरह आग ठंडी हो जाती है इस तरह आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। तो दो बातें कि आप आउज़ुबिल्लाह पढ़ा करें और पानी का इस्तेमाल करें। वज़ू कर लें, पानी पी लें, खड़े हों तो बैठ जाएं, बैठे हों तो लेट जाएं, सबसे बेहतर तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका आने का और इतनी अच्छी हमें बातें बताने का। नाज़रीन, आई होप कि इतनी सारी मुफ्ती साहब ने हमें टिप्स दी हैं। कोशिश ये करें कि ना सिर्फ इस रमज़ान इनको प्रैक्टिस करें बल्कि पूरे साल प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम लोग कोशिश हमारी यही होती है कि रमज़ान में जितनी भी अच्छी हम लोग चीज़ें कर रहे होते हैं उनको साल भर लेकर चलें, सो दैट आप जो गुड हैबिट्स हैं वो उनको इनकलकेट करें। और जितनी ज़्यादा अपने अंदर करेंगे उतनी ज़्यादा आपके इर्द गिर्द देख के लोग करेंगे, मोस्ट स्पेशली बच्चे, बिकॉज इवन इफ़ यू आर नॉट पेरेंट्स, इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं वो आपको फिर भी देख रहे हैं। मुझे और मेरी टीम को आज का शो के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते विनर का अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। हमारी आज की विनर है जाहिदा कराची से। कंग्रेचुलेशन जाहिदा, आई होप कि आपको तोहफ़ा अच्छा लगा हो। आपका सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक था। जी हाँ, गारे हिरा उस गार का नाम है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर मेडिटेट किया करते थे, वहाँ वहियाँ भी नाज़िल हुई हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम मिलेंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।